वो कहते हैं ना कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसा हो गई। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद 21% पर बरकरार रखते हुए आवाम को यही बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि बैंक का मौक़िफ़ है कि महंगाई की शरह इस वक्त अपने उरूज पर है जो 38% है और ये महंगाई की पीक है, यानी आवाम तसल्ली रखे कि अब मज़ीद महंगाई की गुंजाइश ही बाकी नहीं रही। मगर ऐसा होता नहीं है। यानी हाँ, उधर हुकूमत को देखें तो ये जो बजट हालिया पेश किया है, जो कम व बेश क्या इलेक्शन बजट ही है, उस पर फ़ख्र करते थक नहीं रही। सुनिए क्या कहा जा रहा है। तो मैं आपके सामने मुकदमा पेश करूंगा कि ये बजट जो बनाया गया है ये गरीब आदमी के लिए है और मुतवसत तबके का, मिडिल क्लास का बंदा जो कुछ छोटे मोटे कारोबार शुरू कर सकता है उसके लिए है। मैं आपके सामने ये मुकदमा भी रखूंगा कि ये एक सोच समझने, काफ़ी सोचने के बाद बजट बनाया गया है। इसमें दही इलाकों की अलहदा लाया अमल है और शहरी इलाकों के लिए अलहदा लाया अमल है। दोनों की स्ट्रैटेजी अलहदा कर दी गई। जो पाकिस्तान के गरीब तरीन लोग हैं उनको बिस्प के ज़रिए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए उनको कफ़ालत का उनका कुछ ना कुछ ज़रिया किया जाता है। उनको थोड़ी मैं समझता हूं उनका हक है, वो हक अदा किया जाता है। तकरीबन 150% इजाफा पहले किया गया जिससे वो 400 अरब तक आ गया और अब इजाफा 13-14% करके उसको 450 अरब पे लाया गया है। और अभी भी हम लोग आपस में यही तकरार कर रहे हैं कि कहीं और से काट के थोड़ा इसको बढ़ा नहीं सकते। लेकिन ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि पीटीआई सीनियर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कुछ और कहा है और उनके नज़दीक बजट में आवाम के लिए कुछ नहीं और ये महज अल्फाज का गोरख धंधा है। इस वक्त पूरे मुल्क में बजट पर एक बहस चली हुई है और सियासतदानों को छोड़िए, जो मईशत के माहिरीन हैं वो बजट को तकरीबन मुस्तरद कर चुके हैं। वो समझते हैं कि ये हिंसों का गोरखधंधा है और झूठ का बलंदा है। हक़ाइक़ के बरक्स है। जो उन्होंने रेवेन्यू लेवल दिया है, जो अपना एक्सपेंडिचर लेवल दिया है, जो फिस्कल डेफिसिट का उन्होंने एक अंदाज़ा दिया है, जो जीडीपी ग्रोथ का उनकी जो एस्टिमेट है, वो उनके अपने माहिरीन इस चीज़ पर जो है, जो माशी माहिरीन हैं, वो मुत्तफिक नहीं है। इसी को ज़रा समझने के लिए इन मामलात को हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी रियाज एंडी इन द स्टूडियोज़। रियाज, गुड मॉर्निंग। अब ये बता दीजिए, हर दफ़ा इंटरेस्ट रेट यही कहकर या तो बढ़ाया जाता था और बढ़ा के बरकरार रखा जाता है कि इन्फ्लेशन कम होगी। अब इन्फ्लेशन 38 तक तो पहुँच गई। इस मरतबा भी यही उम्मीद जाहिर की जा रही है, लेकिन इन्फ्लेशन, महंगाई कम होती नहीं है। तो क्या यही ऑप्शन था इस मरतबा भी? आई थिंक जो मॉनेटरिस्ट हैं उनके पास एक ही हल है कि अगर महंगाई बढ़ती है तो उसको रोकने के लिए इन्फ्लेशन की जो ब्रेक है वो आपको लगानी पड़ेगी ना। इकनॉमी जो है ना वो जंबो उड़ाने की तरह है। तो जब आप कोई फैसले करते हैं तो उसका टाइम एक लेग के साथ उसका इम्पैक्ट आता है। तो इन्होंने भी 15 महीने पहले जो मिफ्ताह इस्माइल ने आके ब्रेक किया था, फिर डार साहब आए, उन्होंने छोड़ा, फिर से वो ब्रेक पैडल किया उन्होंने भी ब्रेक किया, लेकिन वो इतनी तेज़ गाड़ी चल रही थी। जो कोरोना के बाद जो पैसा है वो हमने इंजेक्ट किया हुआ है, तो सप्लाई है पैसे की, उसकी वजह से इतनी तेज़ गाड़ी थी कि उसे रोकने में भी टाइम लगा। अब स्क्रीच लगी है और स्टेट बैंक ये कह रहा है कि शायद अब गाड़ी उनके कंट्रोल में, पहले नहीं थी अब कंट्रोल में, और आगे जाते हुए वो प्लेटो कर लेंगे। इन्फ्लेशन 38% से ऊपर नहीं जाएगा। लेट्स होप। देखिए, गाड़ी कंट्रोल में है कि नहीं है? इन मैनी वेज यस एंड नो, बिकॉज आप अपने नंबर्स देखते हैं, जैसे अभी बात भी हो रही थी, तो आपका बड़ा बजट तो सूद की नज़र हो रहा है, तो 7,500। और इस बजट को भी देखें, इसमें जो एक जितनी भी रियायत हैं अगर आप उनको देखें तो वो किसी ना किसी कर्ज के साथ जुड़ी है। अगर यूथ लोन देंगे तो वो यूथ लोन की जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट देगी। तो ये सारा जो अपना इंटरेस्ट का एक चंक है, गवर्नमेंट उसको बढ़ाई जा रही है। एंड दे डोंट हैव एनी स्ट्रैटेजी। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 5 साल में आप अपने आप को कन्वर्ट करो, तो वो वहाँ पे कोई चीज़ नज़र नहीं आती। आई थिंक हुमा, मेरा अपना जो अंदाज़ा है, वी लैक अ प्लान। हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है आगे बढ़ने के लिए। एंड दिस इज़ द टाइम जब हमें ये डिसाइड करना चाहिए, बिकॉज इलेक्शन आने के बाद अगर कोई प्लान लेके आएंगे, दुनिया ये कहेगी कि ये तो ये वाली हुकूमत है।
तो ये इस वक्त एग्री करना और उसके बाद जो भी इलेक्शन के बाद आता है वो उसे कंटिन्यू करें, दुनिया इसको ज़्यादा माने देगी। जैसे वाजपेयी के साथ हुआ, वाजपेयी के प्लान को जब बीजेपी लेके चलती है तो दुनिया ने कहा ओके ये उनका प्लान लेके चल रहे हैं तो नाउ दे आर सीरियस, हमें भी ये सीरियसनेस शो करनी है। तो आपका जो सवाल है, मतलब हम थोड़ी अभी कहीं जाके तो हमारी टॉक्सिसिटी हमें कम होती हुई नज़र आ रही है। मतलब एक दूसरे को गालियां देते हुए, एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हुए सियासतदान अब उस तरह से नहीं नज़र आते टेलीविज़न पर। अभी हम उस स्टेज तक मेरा ख्याल है रियाज एंडी नहीं पहुंचे कि पिछलों वालों की पॉलिसियों को आगे बढ़ा सकें। आप ये बताइएगा इसके बाद क्या है मुश्किलात? ब्रेक जो लगी उसमें ज़ाहिर है सभी अंदर ब्रेक लगती है तो आगे अंदर से हिल जाते हैं, कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए, जिस तरह बहुत से लोग हैं मुतासिर हुए इस ब्रेक लगने की वजह से, इकॉनमी को स्लो डाउन करने की वजह से। जैसे कि चले फॉर इंस्टेंस पेट्रोल वगैरह, ये चीज़ें जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, ये सस्ता होते हुए आपको नज़र आ रहा है? ये तो डिपेंड करता है कि दुनिया किस तरह का रंग लेती है। इस वक्त जो अमेरिका के अंदर उन्होंने अपनी डेट सीलिंग को बढ़ाया है और उससे ये एक फियर है मार्केट के अंदर कि उससे और फ्लड होगा पैसा, और अगर वहाँ से पैसा फ्लड होता है जो कोरोना में हुआ था तो वो एक दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन क्रिएट करता है। तो हम तो उसको तो हमने देखना ही देखना है। इसके अलावा हमारे कुछ अपनी चीज़ें, हमने कैसे अपने आप को मैनेज करना है, वहाँ पे हम लैग करते हैं। हमें अपना भूला सबक पढ़ना है। वी आर एन एग्री नेशन, हम दुनिया को फूड देते हैं, खाना देते हैं 5000 साल से। दिस इज़ आवर आइडेंटिटी, यही हमारी करेंसी की वैल्यू है। यही चीज़ जो है हमारा फॉरेन रिलेशन है कि दुनिया हमको ऐसे जानती है कि ये खाना प्रोड्यूस करने वाले हमारे। तो ये हर तरह से हमें इस तरफ फोकस करना है एग्री सेक्टर के ऊपर, एंड दैट विल, वो आपकी जो एग्री प्रोडक्ट की इंडस्ट्री है, चीज़ बनाना, बदीन के अंदर जाके टोमेटो केचप लगाना, गवर्नमेंट ने पॉलिसी दी है ये बजट के अंदर, लेकिन उस पर काम होगा नहीं होगा, वी हैव टू गेट सीरियस, बैठना पड़ेगा एंड वी हैव टू डू, अदरवाइज ये तो होता रहेगा। पैसा आएगा, वी विल ग्रो। आज आप अपनी इंपोर्ट को आप 80 बिलियन पे वापस ले जाएं, आपकी ग्रोथ 5-6% हो जाएगी। हम जितना भी ला के देंगे हम ये जो एमनेस्टी दी है इस मरतबा ओवरसीज़ के लिए पर्टिकुलरली, इसका कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि I don't think so overseas are interested in investing in land and property anymore. देखिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अभी 2 दिन के बाद जो है वो रेमिटेंसेस का डे भी है, इस वक्त भी, इस साल भी उन्होंने कोई $24.5 अरब भेजा है उन्होंने। तो उनको आपने अट्रैक्ट करना है सबसे पहले तो। अपार्ट फ्रॉम प्लॉट एंड लैंड हम अट्रैक्ट कर सकते हैं कि कोई इंडस्ट्री लगा लें, कोई इन्वेस्ट कर लें। हम उनसे ये एक्सपेक्ट करें कि वो उसे स्टडी करेंगे और वो उसको ग्राउंड वर्क से, यानी जिसको आप कहते हैं ग्रीन फील्ड कोई प्रोजेक्ट करे, ये नहीं होगा। ये काम है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का। ये बनाएगा कि यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट चाहिए, जैसे हमें चीज़ बनाने के लिए लोग चाहिए, बदीन के अंदर टोमेटो केचप बनाने के लिए लोग चाहिए। एंड रिमेंबर, हम जो जिस जगह पे बैठे हैं ये 5 अरब लोग हैं तकरीबन, ये 5 मुल्क जो है तकरीबन इतनी तो है आबादी है। तो आई मीन वी आर सिटिंग इन अ बिग मार्केट। तो हमने अपने आप को बस देखना है कि मैंने क्या करना है। जो हम ये कंजम्पशन बेस इकनॉमी पे चले गए हैं जिसमें हम हर चीज़ दुनिया से ख़रीद के खा रहे हैं। ये तो बहुत पहले भी इसकी तो कब से बातें हो रही हैं, कब तक इसको सर्वे करते रहते हैं। ये डिपेंड करता है, जब तक पैसा मिलता रहे, जिस दिन मिलना बंद हो जाएगा तो हॉल्ट हो जाएंगे, हम ठप हो जाएंगे। रियाज एंडी, थैंक यू सो मच फॉर दैट रियलिटी चेक। और बहुत अरसे से हम यही बात कर रहे हैं कि हमें लिटरली हर चीज़ अपनी खुद, हम हर चीज़, चाइना जो हमारा दोस्त है, लाइक सेफ्टी पिन भी होना तो हमारी वहाँ से आती है, वी डू नॉट इवन मेक दैट। सो हमें खुद को फील होना पड़ेगा।